हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में जब आपको मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल जब मैंने राइट्स करवाए थे, उस समय मैंने आपसे कहा था कि आर्टिकल 32 है, हम इसको थोड़ा अलग से देखेंगे। उस वीडियो में तब नहीं बताया क्योंकि 5-7 मिनट का 8 मिनट का टॉपिक ये बन सकता है, तो इसको मैं अलग से थोड़ा सा बताना जरूरी था आपके लिए। इतना ज्यादा डिटेल में हम इसको नहीं बताएंगे कि इतना क्या क्या इसमें आपको डायरेक्ट समझना है कि आपके पास क्या क्या है। आर्टिकल जो 32 है, आर्टिकल 32 खुद में एक अपना मौलिक अधिकार है और ये बाकी सभी जितने भी आपके मौलिक अधिकार है उन सभी का जो है संरक्षण कहा जाता है आर्टिकल 32 को। तो आर्टिकल 32 है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो आर्टिकल 32 क्या करता है, जितने भी आपके मौलिक अधिकार है, अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है, जब आपका हनन किया जा रहा है तो आप जो है डायरेक्ट आर्टिकल 32 के यूज करके आप जो है रिट उठा सकते हैं। जिस तरह आपका आर्टिकल 32 है, ये सुप्रीम कोर्ट में आप जो है रिट कर सकते हैं। कितनी तरह की रिट है? टोटल 5 तरह की रिट है, आपके सामने यहाँ पे लिख दी गई है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो 5 तरह की रिटे है आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग हम जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है इसको कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट में 32 के अंतर्गत आपकी जो है रिट जारी की जा सकती है। वही जो आपका उच्च न्यायालय है यानी कि हाई कोर्ट है, आर्टिकल 226 के अंतर्गत यही रिटे जो है उच्च न्यायालय में पहले ही जो इनकी जो है चर्चा की गई है या पहले ये अंकित है संविधान में। तो अगर हम उच्च न्यायालय की बात करें तो उच्च न्यायालय में आपकी 226, अगर उच्चतम न्यायालय की बात करें तो आर्टिकल 32 के अंतर्गत ये 5 तरह की रिटे जो है जारी की जा सकती है अगर आपके अधिकारों का हनन किया जा रहा हो। अब ये 5 रिटे आपकी कौन कौन सी, इससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने जो है आर्टिकल 32 को आपके संविधान की आत्मा और हृदय की संज्ञा दी है। क्यों दी है? क्योंकि ये खुद में एक मौलिक अधिकार भी है और ये बाकी सभी अधिकारों की जो है रक्षा भी करता है, यानी कि व्यक्ति के अधिकारों के हनन से बचाता है। अब जब इनका व्यक्ति के अधिकारों का हनन किया जाएगा तो उस समय जो है ये रिटें जारी की जाएगी सुप्रीम कोर्ट द्वारा और आपके जो है हाई कोर्ट द्वारा। तो इन दोनों द्वारा जो ये रिटें जारी की जाएगी जो कि उनके अधिकारों के हनन से उनको बचाएगी। देखिए किस तरह की रिटें हैं और क्या क्या इसमें आपके प्रावधान किए गए हैं। तो पहली रिट आपके पास बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण जो आपका है, ये रिट आपकी कब जारी की जाएगी? जब किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे से ज्यादा जो है उसको जेल में रखा जाता है, पुलिस के जो है कस्टडी में रखा जाता है और उसको जो न्यायालय में पेश नहीं किया जा रहा है, तो वो क्या कर सकता है, वह व्यक्ति जो है अपने रिश्तेदारों को बता सकता है, अपने दोस्तों को बता सकता है कि वकील के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में ये रिट डाली जाए कि जो उस व्यक्ति को है 24 घंटे से ज्यादा जो है हिरासत में लिया है लेकिन उसके ऊपर जो है किसी तरह का जो है उसको पेश नहीं किया जा रहा है। तो ये उच्च न्यायालय में पेश नहीं किया जा रहा है, मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया जा रहा है, जज के सामने उसको जो है अभी तक नहीं लाया गया है, तो वकील के माध्यम से रिट जारी की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो है इस व्यक्ति को तय समय से 24 घंटे के भीतर, आप सभी को पता होगा कि 24 घंटे के भीतर क्या है, किसी भी व्यक्ति को अगर जो गिरफ्तार किया जाता है तो उसे जो है न्यायालय में पेश करना जो है कंपलसरी होता है। उसमें ये जांच की जाती है कि जो आपका गिरफ्तार किया गया व्यक्ति है क्या उस गिरफ्तारी के लिए वो सही है या उसका अपराध है गिरफ्तार करने के लिए। अगर है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की आगे का प्रोसेस जारी किया जाता है, अगर नहीं है तो उस व्यक्ति को वहां से स्वतंत्र किया जा सकता है। यानी कि कहने का मतलब है, आसान भाषा में आपको मैं समझा रहा हूं, बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब है कि जिस व्यक्ति को जो है बंदी बनाया गया है, जिस व्यक्ति ने बंदी बनाया है उसके जो है विरुद्ध ये रिट जारी की जा सकती है। यानी कि बंदी व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर जो है न्यायालय में पेश नहीं किया गया। किसने पेश करना था? जिसने उस व्यक्ति को बंदी बनाया है। जिस व्यक्ति ने बंदी बनाया है उसके जो है खिलाफ ये आदेश जारी किया जाता है। तो ये आपने इतना सा ध्यान रखना है, ये आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण। उसके बाद आपके पास परमादेश की बात करते हैं। परमादेश में आपका क्या है? परमादेश जो रिट है ये आपकी दूसरी रिट है। परमादेश जैसे कि आप सभी को पता है कि आदेश, तो इसमें क्या है, इसमें आदेश जारी किया जाता है। इसमें आदेश जारी किया जाता है, किस तरह का ये आदेश दिया जाएगा? आदेश दिया जाएगा कि जो व्यक्ति है वो अपने सार्वजनिक कार्यों को जो है क्यों नहीं कर रहा है, उसको आदेश दिया जाता है कि वो अपने सार्वजनिक कार्यों की जो है
पूर्ति करे। एग्जाम्पल के तौर पे हम इसे ऐसे दे सकते हैं, अगर आज की बात करें तो आजकल कोरोना पैंडेमिक चल रहा है, तो कोरोना काल की अगर हम बात करें तो आपके जो डॉक्टर है, नर्सेज है, उन सभी का क्या काम है, इस समय उनका काम है कि अपनी ड्यूटी पर वो बने रहे। तो ऐसे में हो सकता है कि कुछ जो है अपनी ड्यूटी देने से इनकार कर सकते हैं, क्योंकि कोरोना का जो है इतना भयानक रूप ये ले चुका है। तो इससे क्या हो रहा है कि वो हो सकता है कि अपनी नौकरी छोड़ दे, और हो सकता है कि वो बचे अपने काम करने से। तो ऐसे में जो उनको आदेश जारी किया जा सकता है कि वो अपने सार्वजनिक जो कर्तव्य है उनका वो पालन करे। तो ये जो परमादेश जो आदेश है ये जारी किया जा सकता है केवल उन्हीं व्यक्तियों के विरुद्ध जो कि आपके जो है गवर्नमेंट जॉब में, प्राइवेट सेक्टर में जो इसके ऊपर कोई आदेश जारी नहीं किया जा सकता। तो ये आपका परमा आदेश। इसके बाद बात करेंगे हम प्रतिषेध की। प्रतिषेध जैसे कि आप यहां भी देखते हैं प्रोहिबिटेशन, तो इसका मतलब है कि रोकना। सुप्रीम कोर्ट जो है आदेश दे सकता है। किसको आदेश देगा? सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा, यानी कि हाई कोर्ट आदेश देगा। आप यहां इस तरह से समझिए, हाई कोर्ट जो है किसे आदेश देगा, उससे नीचे आपका जो है सुप्रीम कोर्ट किसे आदेश देगा? हाई कोर्ट को। और हाई कोर्ट किसे आदेश देगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को। तो ये आपका जो है इस तरह का ये आपका सर्कल बना हुआ है, ये आपने ध्यान रखना है। यानी कि ऊपर वाला जो है कोर्ट है वो अपने से नीचे वाले कोर्ट को आदेश देगा कि इस तरह के जो है इस पर रोक लगाई जाए, इस तरह के ऊपर कोई फैसला ना सुनाया जाए। यानी कि कोई भी ऐसा मामला जो है जिसके ऊपर जो उसको अधिकार नहीं है, तो उसके ऊपर जो है वो अपना फैसला ना सुनाए, उसके ऊपर तत्काल रोक लगा दी जाती है। तो ये किसका है? प्रतिषेध है। तो ये प्रतिषेध जो आपकी रिट है ये जारी की जाती है उच्चतम न्यायालय द्वारा, उच्च न्यायालय के लिए, और उच्च न्यायालय द्वारा आपके जितने भी उसके नीचे अधीनस्थ जिला न्यायालय होते हैं उनके खिलाफ जो ये प्रतिषेध जो है रिट जारी की जा सकती है। तो ये आपने ध्यान रखना, आर्टिकल 32 के अंतर्गत जो ये उच्च न्यायालय को जारी की जा सकती है ये रिट, ये एक स्पेशल अधिकार है, ये आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा आपके पास नेक्स्ट है आपके पास उत्प्रेषण। उत्प्रेषण की अगर मैं बात करूं तो उत्प्रेषण क्या है? तो उत्प्रेषण में है कि कोई भी ऐसे मामले जो कि जिसके विरुद्ध या तो कोई आपका ये कहे कि उसके विरुद्ध जो है आपकी सुप्रीम कोर्ट ये मानती है कि ये जो आपका फैसला सुनाया गया ये गलत है, या फिर अप्राकृतिक है, ये भी कह सकते हैं। या फिर ये कहे कि ऐसा मामला कि जो सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि जो इसने जो हाई कोर्ट ने जो आदेश आपका जो सुनाया है, फैसला सुनाया है, वो सुप्रीम कोर्ट उससे न्याय संगत नहीं मानता है, उसे बदलना चाहता है। यानी कि कोई ऐसे मामले हो सकते हैं जो लंबित मामले हो, तो हाई कोर्ट क्या है? आदेश देता है। जो आपका सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? यानी कि सर्वोच्च न्यायालय आदेश देगा। किसे देगा? उच्च न्यायालय को, हाई कोर्ट को आदेश देगा कि आपके पास जो ये लंबित मामला है इस मामले को जो है आप जो है सुप्रीम कोर्ट भेजे। यानी कि हाई कोर्ट आदेश देगा। किसे देगा? हाई कोर्ट को आदेश दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट द्वारा। तो ये है आपका उत्प्रेषण। जितने भी लंबित मामले हैं उनको जो है, जो कि ऐसे हैं जिसके ऊपर अप्राकृतिक तौर पे जो है आप जो फैसला सुना रहे हैं वो न्याय संगत नहीं लगता है सुप्रीम कोर्ट को, तो ऐसा वो कर सकता है कि जो वो लंबित मामला है हाई कोर्ट से वो सुप्रीम कोर्ट को उसको बुला सकता है। तो ये आपने इतना सा ध्यान रखना है। इसके बाद आपके पास अधिकार परीक्षा आयोग, और ये अंतिम भी है, ज्यादा डिटेल में हम नहीं देखेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको सिंपल से सिंपल भाषा में इसको समझाने की। हो सकता है बुक्स में आपको पढ़ने के बाद ये समझ ना आए। अधिकार परीक्षा आयोग की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या है? इसमें है सुप्रीम कोर्ट आपके जो है आदेश देगा किसी एक ऐसे व्यक्ति को जो व्यक्ति है अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर रहकर काम कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे कहूं तो आजकल फिर वापस आ जाते हैं अस्पताल की हम बात करें। अस्पताल में एक जो है चपरासी है, ये मान के चलिए, या फिर पियून जो भी है, उसका काम है आपके पानी पिलाना, सफाई वगैरह का जितना भी काम उसका रहता है वह काम करता है। लेकिन हो सकता है कि वो क्या है कि वो आपका जो है दवाइयां भी दे रहा हो। किसी एक हॉस्पिटल में हो सकता है कि वहां पे स्टाफ की कमी हो, वो दवाइयां भी दे रहा है, इंजेक्शन भी लगा रहा है। तो ऐसे में है हो सकता है कि किसी को कुछ रिएक्शन हो जाए और वो आपके सुप्रीम कोर्ट में जो है अधिकार परीक्षा आयोग के तहत वो मामला दर्ज करवा सकता है। अब जो है सुप्रीम कोर्ट उससे पूछेगा, उस अस्पताल से डायरेक्ट, उस अस्पताल के इंचार्ज से, कि इस तरह का जो ये मामला है क्या ये जो व्यक्ति है जिसने एक इंजेक्शन लगाया, हालांकि वो क्या था आपका, ये आपका पीएन था, इंजेक्शन लगाया, दवाइयां लिखी या दवाइयां दी, जो भी था, टेस्ट किए, क्या वह उस अधिकार क्षेत्र में आता है? ऐसा उसने क्यों किया? जब उसका ये अधिकार ही नहीं है उस काम को करने का, तो वो किस अधिकार से जो है
उस कार्य की पूर्ति कर रहा है या उस काम को कर रहा है। तो ये पूछा जा सकता है कि यानी कि जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है वो उसका अधिकार। एक और एग्जांपल देता हूं अधिकार परीक्षा आयोग का। मान लीजिए आप ड्राइविंग कर रहे हैं, ड्राइविंग करते हुए आपको जो है पुलिस वाले ने रोक लिया, कांस्टेबल ने आपको रोक लिया, आपको अभी तक नहीं पता है, हालांकि अधिकतर ऐसा ही होता है कि लोगों को नहीं पता है कि जो आपका चालान है वो कौन काट सकता है। तो कम से कम अगर मैं बात करूं तो कम से कम जो है एएसआई लेवल का जो व्यक्ति है वही आपको जो है जुर्माना लगा सकता है, चालान काट सकता है। बाकी जितने भी होते हैं उन सभी को क्या होता है, उन सभी का ये अधिकार है कि वो सिर्फ पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों है, क्यों नहीं है, और अपने जो अधिकारी है यानी कि एएसआई के पास ले जाकर जो है उसका जो है चालान करवा सकते हैं, लेकिन वो खुद चालान नहीं कर सकते। लेकिन आज की डेट में क्या है कि लोगों को पता नहीं है, और अधिकतर आपने देखा होगा कि कांस्टेबल के पास ही चालान बुक देखने को मिलती है, जो कि आपकी गलत है। अगर आपका ऐसे कहीं चालान होता है तो आप चाहे तो अधिकार परीक्षा आयोग का प्रयोग करके इसको जो है सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं कि आपने जो है मेरा चालान किया, किस अधिकार से किया, क्या आपको अधिकार है मेरा चालान करने का। हालांकि ऐसा कोई भी नहीं कहेगा, मैं भी नहीं कहता, हालांकि मेरा अभी तक चालान कभी हुआ नहीं है। तो ये है आपका अधिकार परीक्षा है। ये जितनी भी आपकी रिटें थी 5 तरह की रिटें हैं। आर्टिकल 226 में भी यही 5 तरह की रिटें हैं जो कि आपकी उच्च न्यायालय द्वारा जो है जारी की जाती है। अब इसमें फर्क क्या है कि अगर आदमी चाहे, अगर वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता, सुप्रीम कोर्ट उससे दूर है, तो वो क्या है आर्टिकल 226 का प्रयोग करके जो है उच्च न्यायालय में इन रिटों को जो है जारी करवा सकता है। इन रिटों के लिए जो है वो वहां पे अपनी अर्जी डाल सकता है या एप्लीकेशन डाल सकता है। क्योंकि आपका जो सुप्रीम कोर्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट जो है एक खुद ये कहता है कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते आर्टिकल 32 के अंतर्गत, तो आप जो है 226 के अंतर्गत ये सभी रिटें जो है अपने नजदीकी हाई कोर्ट से इसको जो है जारी करवा सकते हैं। तो ये था आपका आर्टिकल 32। मैंने कोशिश की सिंपल से सिंपल आपको समझाने की। हो सकता है आपको समझ आ गया हो सकता है आपको समझ ना आया हो तो अपनी बुक्स उठाइए, बुक्स को पढ़िए, आराम से डिटेल में पढ़िएगा। ज्यादा डिटेल में मैंने नहीं बताया और ना ही ज्यादा मैंने बुक्स के ऊपर फोकस किया है। मैंने आपको जनरल सा बताया, एक स्टोरी के रूप में मैंने कोशिश की है, एक स्टोरी बना के आपको बताया कि इसमें किस किस तरह का इसमें हो सकता है। बाकी आर्टिकल 32 आपका क्वेश्चन डायरेक्ट ये पूछा जाता है कि आपके जो है रिटे जारी जो है सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के अंतर्गत करता है, तो आर्टिकल 32 के अंतर्गत जो है रिटे जारी कर सकता है। वहीं अगर बात करें हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट करता है आर्टिकल 226 के अंतर्गत आपकी रिटे जारी। इसके अलावा आप क्या करेंगे, टोटल कितनी तरह की रिट है, तो टोटल 5 तरह की रिट जो है जारी कर सकता है। टोटल जो है 5 तरह की, जिसमें से 3 आपकी जो है सामुदायिक रिट है और 2 आपकी व्यक्तिगत रिट है। ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था सामुदायिक रिट और आपकी जो है 2 व्यक्तिगत रिट। तो आपको ये इंपॉर्टेंट है, आपने ये खुद से देखना है कि इसमें से कौन सी 3 रिटें आपकी सामुदायिक जो है और कौन सी आपकी जो है 2 रिटें, कौन सी 3 आपकी जो है व्यक्तिगत है और कौन सी 2 इसमें सामुदायिक रिट है। तो ये आपने खुद पढ़ना है, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन भी रहने वाला है। बाकी जो है इसके अलावा संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 आपका कंप्लीट हो जाता है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।